नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी तनाव है और उसका साफ कारण है। कारण ये है कि समाजवादी पार्टी ने ये दावा किया है कि उनकी प्रत्याशी डिंपल यादव ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अब इस बार हम सपा का ये गढ़ भी तोड़ देंगे, इसको भेद कर देंगे। अब सवाल ये उठता है, ऐतिहासिक जीत होगी या फिर किला भेदा जाएगा। अगर बात की जाए ऐतिहासिक जीत की, आधार क्या है, तो आज अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बड़ा ही सकारात्मक रुख अपना रखा। उन्होंने कहा नहीं, मैनपुरी की पूरी जनता हमारे साथ में है। मैनपुरी की जनता ने देखा कि नेताजी ने किस तरीके से विकास कार्य कराए हैं। मैनपुरी की जनता 1996 से नेताजी से परिचित है, उनसे घुली मिली है और पूरे तरीके से कुछ लोगों ने सवाल भी खड़े कर दिए, वो प्रशासन साथ दे देता है। उन्होंने कहा इस समय ये सब बातें नहीं, और इस समय सिर्फ बात ये है कि पूरी मैनपुरी साथ में है। और एक शब्द और कहा, उन्होंने कहा कि आज का जो नामांकन है वो आस्थाओं का नामांकन है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार में एक अपार जन समूह उमड़ा था, और ये जो अपार जन समूह उमड़ा था उसमें कोई ये नहीं था कि फला राजनीतिक दल था। सभी राजनीतिक दल, वर्ग, जाति, सबके लोग थे। और उन्होंने कहा वही जो आस्था उस जिंदगी थी, वही आस्था मैनपुरी के चुनाव में दिखेगी और सभी लोग एकजुट होकर के डिंपल को जो है जिताएंगे। अब दूसरी बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ठीक है, एक तो मुलायम सिंह है नहीं, नंबर एक। नंबर दो, उनका कहना है कि बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। जहां लाखों में जीतते थे, अब वो 90,000 में जीत करने रह जाते थे मुलायम सिंह। ये भी कहा उन्होंने, और ये भी कहा कि कोई सहानुभूति की लहर मिलने वाली नहीं। लेकिन एक प्रश्न ये भी है, प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसे कैंडिडेट बनाए, इसको लेकर के बड़ा मंथन हो रहा। क्योंकि पहले ये था कि तेज प्रताप आएंगे, शिवपाल आएंगे, धर्मेंद्र आएंगे, तो थोड़ा सा बीजेपी इजी मूड में थी। लेकिन जब ये आया कि डिंपल यादव आएंगे, तब फिर पूरी तरीके से जो बीजेपी है वो भी थोड़ा सा बैकफुट पे चली गई और अब वो नए सिरे से प्रत्याशियों का चिंतन कर रहे। हालांकि मुलायम की बहू अपर्णा यादव को लेकर के भी सस्पेंस है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने जो है चुनाव न लड़ने की ही इच्छा जाहिर की है। दूसरी ओर एक सवाल ये भी उठ रहा था शिवपाल के लिए, तो आज कह दिया गया कि शिवपाल क्या पूरा कुल्लू हमारे साथ में है। आज शिवपाल गाजियाबाद में थे, हालांकि वो नहीं रहे। इसको लेकर के थोड़ा सा कसम कस रही है। लेकिन सवाल फिर यही उठता है, क्या मैनपुरी की सियासत सैफई परिवार के पास रहेगी या फिर आजमगढ़ और रामपुर की तरीके से भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी के किले को भी भेद देगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। हम आपको परिचय करा दें, हमारे साथ में है समाजवादी पार्टी से युवा नेता मोहम्मद सारिक, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दूसरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रबल समर्थक और दावेदार और हर बात को मजबूती से रखने वाले अनिल मिश्रा जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मोहम्मद सारिक, हम आपको ही मौका देंगे क्योंकि ये बात साफ है कि आप
ने कैंडिडेट भी पहले घोषित कर दिया, नामांकन भी आज धमाकेदार हो गया। क्या कहेंगे, लेकिन कसमकस है जीत को लेकर के। देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की जो है सीट है। सन 1996 से ये समाजवादी पार्टी के खाते में रही और ये सीट एक ऐतिहासिक सीट रही है, क्योंकि माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी इसके सांसद हुआ करते थे और माननीय सांसद मुलायम सिंह यादव जी किसी एक वर्ग, किसी एक समाज के नेता नहीं थे। वो सभी धर्म, सभी जात, सभी वर्ग के नेता थे। कभी उनके अंदर भेदभाव नहीं देखा गया, कभी ऊंच नीच नहीं देखा गया। उन्होंने सभी वर्ग के लिए आवाज़ उठाई, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग समाज हो, चाहे वो सवर्ण समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो। किसी भी समाज के लिए वो हमेशा उन्होंने इंसाफ का साथ दिया और लगातार वहाँ की जनता ने उनको सांसद बनाया, लगातार बहुत ज़्यादा वोटों से उनको जिताया। लेकिन पिछला जो चुनाव रहा, थोड़ा जीत का अंतर कम रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी इसका असर डालता है। लेकिन जीत समाजवादी खाते में गई और आज जब वो हमारे श्रद्धेय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी इस धरती पर नहीं हैं, लेकिन हम लोगों के बीच में एक उनकी विचारधारा है, उनकी विचारधारा को लेकर समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा है, हम लोग पूरी उम्मीद और पूरे जो है जोश के साथ ये कहते हैं कि हम लोग बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत के साथ ये सीट जीतने जा रहे हैं और फिर माननीय नेताजी के नाम से ये सीट को फिर से जो है हम लोग अपने खाते में करेंगे। ठीक बात है। अनिल मिश्रा जी, बीजेपी कुछ भी बात करे, लेकिन ये चुनाव लड़ा जाएगा नेताजी के नाम पर और बार बार ये कहा जा रहा है नेताजी 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 के प्रति आस्थावान लोग हैं, नेताजी ने मैनपुरी को चमका दिया, विकास कार्य है, नेताजी होंगे। तो नेताजी के नाम पर जब चुनाव लड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से एक सहानुभूति की लहर भी होगी और उनकी विरासत संभालने के लिए उनकी बहू डिम्पल यादव खुद आ गई हैं। ऐसी स्थिति में तो बीजेपी के लिए थोड़ा सा असहज हो गया है। प्रथम तो हम श्रद्धेय दिवंगत नेता माननीय मुलायम सिंह को आपके स्टूडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। दूसरा, आज अखिलेश जी ने कहा कि जनता का चुनाव है और उन्होंने उसको भावनाओं से जोड़ा। सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रजातंत्र में भावनाओं से काम नहीं चलता है। आप 1996 का चुनाव देख लीजिए और 2019 का चुनाव देख लीजिए। 1996 से 2019 अब तक वो सीट सपा के पास रही। 1996 में जब श्रद्धेय नेताजी चुनाव लड़े थे तो 52,000 वोट से जीते थे, जबकि और 2019 में वो 92,000 वोट से जीते। आप इसमें देख लीजिए, वो 45% यादव बाहुल होने है, साक्य हैं, मुस्लिम्स हैं और दलित हैं, ब्राह्मण हैं, इन सब का एक रेशियो है, अनुपात है। तो हम सिर्फ यादव बाहुल होने के नाते हम दम्भ नहीं भर सकते कि हम चुनाव जीत लेंगे। 100 में 45% चुनाव, बस ये है कि श्रद्धेय नेताजी के अपने ऐसे कार्य थे जिसके प्रति उनकी सहानुभूति थी। अगर उसी पद्धति पर ये अगर कार्य करते हैं, नेताजी की कार्यों को आगे ले जाते हैं, तो जनता का चुनाव है, जनता उसको देखेगी कि कैसे चुनाव, वोट किसको दिया जाए, कौन ऐसा प्रत्याशी है जो नेताजी को ले जाएगा। यहाँ पर परिवारवाद की बात नहीं है, यहाँ पर उस व्यक्ति की बात है जो समाजवाद का जो पिला युग खत्म हो गया, उस युग को आगे ले जाने के लिए कौन समर्थ है, कौन उस मैनपुरी को उस दिशा में ले जाएगा जिससे श्रद्धेय नेताजी ने बनाए रखा था। नहीं तो अनिल जी ये बताइए कि बीजेपी जो कह रही है कि हम नेताजी का किला भेज देंगे, क्या बीजेपी इसमें सक्षम हो पाएगी? क्योंकि अभी आप ही कह रहे हैं कि देखना है कि कौन उनके काम को आगे बढ़ाता है, तो काम को बढ़ाने के लिए तो डिम्पल यादव आई गई है मैदान में, अब क्या दिक्कत रह गई है? समाजवाद को कौन और मजबूत करता है? मुख्य चीज है, हमारे श्रद्धेय नेता जो समाजवादी नेता थे और समाजवाद के लिए कार्य करते थे, उस समाजवाद को कौन मजबूत करेगा? तो क्या आपको डिम्पल जी कन्नौज से चुनाव लड़ी, वो समाजवाद को नहीं खड़ा कर पाई और वहां से चुनाव हारी। तो जनता इतनी अब बेवकूफ नहीं है, परिवारवाद और एक खोखले नारों से चलने वाली नहीं है, भावनाओं से चलने वाली नहीं है। आप देखिए, इनका गढ़ होने के बावजूद भी हमने मैनपुरी सदर और भोगांव जीता। 2000 अभी तत्कालीन चुनाव में, 2022 के चुनाव में 2 जगह हमने इनके गढ़ में सेंध लगाई। तो अब ये कह नहीं सकते मेहनत करेंगे और भावनाओं से जोड़ के चुनाव लड़ेंगे तो भावनाओं से चुनाव नहीं जीता जाता। आप उनको एक दिशा, एक वो तय करेंगे कि हम मैनपुरी के लिए, कि नेताजी के कार्यों को, नेताजी के सपनों को,
कौन आगे ले जा सकता है। नहीं तो क्या बीजेपी ले जाएगी क्या उनके सपनों को आगे? भाई प्रगति की बात है, प्रगति। सपने की है प्रगति। मैनपुरी की जनता चाहती है विकास, और विकास जो सक्षम होगा। वर्तमान में योगी सरकार विकास के प्रति बहुत सजग है और वो हर कदम पर विकास की तरफ देख रहे हैं और विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक बात। तो उस स्थिति में हम इसमें कह सकते हैं, मजबूती से कह सकते हैं, बीजेपी गढ़ को भेदने की पूरी तैयारी कर चुकी है और उसने ऐसे अपने सेनापति अपने बना के तैयार कर लिए हैं कि वो मैनपुरी को जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी ये तो जनता का प्रजातांत्रिक है, इसका बैलेट है, बंद बैलेट है, उस बैलेट से हम चुनाव जीतेंगे। ठीक बात। बाकी योगी जी के कार्य को तो आज आप कह ही नहीं सकते। योगी जी बिना भेदभाव के कार्य कर रहे हैं। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसके प्रति योगी जी के कदम आगे नहीं बढ़ रहे। आप ये बताइए सारिक कि मिश्रा जी कह रहे हैं कि भावनाओं से नहीं होता है। अब ये देखा जाएगा विकास कार्य, कानून व्यवस्था किसने सुधारी, किसने जो है जो दबंगों पर शिकंजा कसा, कौन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, कौन जो है बदमाशों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। तो जब ये बातें सामने आएगी, विकास सबका हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में विकास की अगर बात करी जाए जी, तो समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी थी जी 2012 में जो है समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, और जो विकास उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में जो भी विकास किया, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल उन विकास कार्यों का उद्घाटन करके अपना 5 साल गुजारे। ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है, पूरे प्रदेश के नेता जानते हैं, पूरे प्रदेश की मीडिया जानती है, और ये सारी बातें आए दिन पेपरों में छपती रहती थी कि माननीय अखिलेश यादव जी के कामों का उद्घाटन, पुनः उद्घाटन जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। तो इस तरह के हमारे कार्यों को अपना काम बताकर पिछले 5 साल की सरकार ऐसे ही निकाली और जनता, प्रदेश की जनता को गुमराह किया। डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अंग्रेजों की थी, वही पॉलिसी को अपनाकर समाज के अंदर विभाजन करके ये अपने आप को स्टैंड करने का काम करते हैं। अगर ये मैनपुरी में अपनाएंगे यही नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ की जनता समझ चुकी है, चाहे सैफई हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे इटावा हो, जो है हर तरफ विकास अगर हुआ है तो समाजवादी पार्टी का विकास हुआ है। वहाँ पर मेडिकल के कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ की सड़कें जाके देखिए, लाइन सफारी जाके देखिए, क्या नहीं है, क्या वहाँ की समाजवादी पार्टी ने वहाँ की जनता को क्या नहीं दिया। और इसी के आधार पर वहाँ के सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जात के लोग सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं और देते चले आ रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है इस उपचुनाव में भी हमारी माननीय डिंपल यादव जी को वोट देकर ये सीट समाजवादी खाते में भेजेंगे। और आप बात अभी कर रहे थे कि अपराध यहाँ से कम हो गया, कहाँ अपराध हो गया? सारे अपराधियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ये कहिए अपराध बढ़ता जा रहा है, आप जो है बस वो चीज मीडिया में छाप नहीं रहे कि हत्याओं में क्या कमी आई, लूट में क्या कमी आई। अब तो बैंकों में लूट डाके पड़ रहे हैं, खुलेआम पड़ रहे हैं, क्या इससे पहले ये सब था? तो आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप तरह तरह की बातों को तरह तरह के अंदाज से, नए नए अंदाज में पेश आते हैं। आप दूसरी बातों को लाकर इन सब बात को छुपाने का काम करते हैं। जवाब दे दीजिए। तो फिर आप रामपुर और मैनपुरी में क्यों हार गए? आजमगढ़ जो है देखिए किसी और पार्टी ने, आजमगढ़ तो आपका गढ़ था जहाँ से अखिलेश बाकायदे, और रामपुर दोनों आप हार गए। बिल्कुल, वो समाज, जब आप दोनों हार गए तो मैनपुरी भी हार। वो समाजवादी पार्टी गढ़ नहीं, बल्कि हम ये कहेंगे वो संविधान के मानने वालों का गढ़ है। हमेशा उन्होंने वहां पे भारतीय जनता पार्टी को दूर रखा। लेकिन इस सरकार ने, पहली सरकार हम कहेंगे, इस सरकार ने अपने सारे तंत्रों का दुरुपयोग किया है। वहां की जनता को वोट डालने के लिए जो है मतलब उनको सख्ती की गई है। वोट ऑफ परसेंटेज हमारा कम किया गया, लोगों में दहशत का माहौल पैदा किया गया। इस तरह से करके वोट ऑफ परसेंटेज जब कम हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी उसमें हार का वजह बनता है। लेकिन जब जो है ये चुनाव मैनपुरी का जो होने जा रहा है उपचुनाव, ये जनता भय खत्म करके बहुत ज्यादा वोट करेगी और आने वाला ये चुनाव समाजवादी खाते में जाएगा। ठीक बात। अनिल जी, अभी जैसा भी सारिक कह रहे थे, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और विस्तार के देता हूँ। चौधरी राम गोपाल से पूछा गया कि आप बार बार कह रहे हैं कि मैनपुरी हम जीत लेंगे, अरे आप आजमगढ़ और रामपुर तो जीत नहीं पाए। तो उन्होंने 2-3 सवाल उठाए। उन्होंने कहा नंबर 1, आजमगढ़ में हम ओवर कॉन्फिडेंस में रहे इसलिए हार गए, और रामपुर में जोर जबरदस्ती की गई
और उन्होंने ये भी कहा कि आजमगढ़ में उनके ही विधायकों ने उनको अंधेरे में रखा, जिस कारण वहाँ पर हार हो गई। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि जो है ओवर कॉन्फिडेंस रहा, और अब वो ऐसी गलती नहीं करेंगे, अब वो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे कि मैनपुरी हमें ऐतिहासिक जीत हो जाएगी, और हम पूरी शिद्दत के साथ, मशक्कत के साथ काम करके इस सीट को जीतेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, आजमगढ़ और रामपुर जी का उदाहरण कहते मेरी गलती की, मैंने ओवर कॉन्फिडेंस से है, बट जनता का मत बदल गया है। पहले जो वन वे एक तरफा वोट पड़ता था, जनता ने योगी सरकार के कार्यों को देखते हुए उनकी अपनी नीतियों को देखा कि वो योगी एक निष्पक्ष शासक है और निष्पक्ष होके वो कार्य कर रहा है, तो इससे बहुत लोगों का मत बदला। तो इसी वजह से ये रामपुर और आजमगढ़ हारे। इनका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, जनता ने इनको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो फिर अखिलेश ही नहीं गए चुनाव प्रचार करने के लिए, वो अपना घर ही में बैठे रहे। उन्होंने पता नहीं कौन सी नीति अपना दी कि हम उपचुनाव में नहीं जाएंगे, रामपुर में भी नहीं गए, तो ओवर कॉन्फिडेंस तो कहीं ना कहीं था ही, और जिसके कारण वो नहीं गए और उपचुनाव हार गए। वोट तो इनको पता था कि हमारे ये वोट हमको मिलेगा, हाँ, मगर वो वोट डाइवर्ट हुआ। हाँ, वो वोट डाइवर्ट हुआ, और सारिक ने भी एक चीज कही कि लोग भय से नहीं निकले। तो ये भय का माहौल जो है मौजूदा सरकार ने बनाया। एक मिनट, हाँ, इस चीज को कहना चाहूंगा, ये ऐसा कोई भय नहीं है। जब आदमी हार जाता तो 10 बहाने बनाता है। उन्होंने कार्य नहीं किया। जो वर्तमान में लोग थे उन्होंने जनता के बीच में गए नहीं, उन्होंने जनता को अपने संदेश नहीं दिए, जनता का विश्वास नहीं पैदा किया है, वो एक छत्र रूप में रहना चाहते थे। तो जनता ने उनके मत को बदला और वहाँ पे बीजेपी को जिताया। तो जब आप जनता के नुमाइंदे हैं तो जनता के बीच में जनता के कष्टों को जानने और समझने के लिए आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा। आप नहीं जा सकते, आपके प्रतिनिधि रखे, कम से कम उनको वास्तविकता तो पता चले। आप जीत गए, उसके बाद आपको जनता के बारे में पता नहीं है। तो अब वो चुनाव बदल गया है, अब इतना टेक्निक कहते हैं, इतना प्रिंट मीडिया। अच्छा, ये बताइए अनिल जी, भी एक बात आप कह रहे थे कि अब वो समय नहीं रह गया कि एक तरफा वोट पड़ जाए, मैंने आपका इशारा ये है कि नेताजी के नाम पर भी एक तरफा वोट पड़ जाएगा। वो कौन सा कारण है मेन जिसके कारण एक तरफा वोट नहीं पड़ेगा? जिसकी जिसमें आस्था है वो तो वोट देगा। योगी सरकार ने लोगों की समस्याओं को समझा, उस समझने के बाद उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया, उस कानून बनाए, तो वो एक तरफा चीजें खत्म होती आ रही है। अब न्याय की बात हो रही है। जहाँ न्याय की बात हो रही है तो आदमी किसी भी वर्ग का हो, अब देखिए इसमें पसमानदा समाज को निकाला, तो गरे दबे लोग, जैसे हिंदू समाज में दलित कहते हैं, ऐसे पसमानदा समाज में नीचे गरे दबे हुए लोग हैं, उनको सर उठाने का मौका नहीं मिल रहा। ये बात कभी किसी ने की? हम समाज के सभी वर्ग के लोग समान हैं, किसी वर्ग में अपना मेहनत से कमाते हैं, मेहनत से खाते हैं, उनको न्याय चाहिए, उनको भी सम्मान चाहिए। ये नहीं कि वो दबे कुचले बने रहे। ठीक बात। तो इसलिए वो निकल के आ रहे हैं लोग ऐसा, तो वो सब वर्ग नहीं बचा, ये समाज बन गया है। कोई वर्ग ना होकर हम एक समाज के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस वजह से योगी की जय जय हो रही है। ठीक बात। सारिक, आपने सुना कि एक तरफा वोट गिनने का जो चलन था वो खत्म हुआ, और उसका कारण इनका कहना है अनिल जी का कि किस तरीके से योगी अपने कार्य प्रणाली को करके जनता में अपनी पैठ बना रही है। नंबर 1, आपके तो जनप्रतिनिधि समस्याओं को भी नहीं सुनते हैं। नंबर 2 और नंबर 3, आपने एक उदाहरण दिया पसमानदा का। उनका देखिए, इतने दिनों से दबे कुचले पिछड़े थे, किसी को ध्यान नहीं दिया। आज देखिए योगी ने हाथों हाथ लिया है और उनके जीवन में एक नई उम्मीदें जगी हैं और उनको लगता है कि अब हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा तो समाजवादी पार्टी कहीं कर नहीं, बल्कि मुसलमानों का विश्वास खोते जा रही है। देखिए, इससे भी एक कागजी बातें हैं। अगर पसमानदा समाज की आज बात की जा रही है तो मैं बताऊं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत टाइम पहले एक जो है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू की थी, और उसमें ये बताया था कि मुसलमान दलित से ज़्यादा बदतर स्थिति अपना जो है जीवन यहाँ पे यापन कर रहा है। लेकिन वो कमेटी आज तक सिर्फ कागज़ों पे रही
आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ना तो किसी मुस्लिम समाज के मुस्लिम वर्ग के लिए कोई काम किया गया। बहुत सरकार उसके बाद से बनी, बीच में सरकार उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार राजनाथ सिंह की रही, मायावती जी की सरकार रही, मुलायम सिंह जी की भी सरकार रही, अखिलेश जी की सरकार रही। लेकिन जितना भरोसा मुसलमानों ने अखिलेश जी के ऊपर, मुलायम सिंह जी के ऊपर दिखाया, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं उस समाज के लिए बहुत बेहतर काम किया। सिर्फ उस समाज के लिए नहीं, बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, दलित समाज के लिए, सवर्ण समाज के लिए, सभी वर्ग के लिए काम किया। इसीलिए उनके ऊपर एतबार करते हैं, उन्हीं ऊपर भरोसा करके समाज का एक बड़ा तबका उनको वोट देता है। जो पसमानदा समाज की आज जो बात की जा रही है, आज सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि हम इनके अंदर डिवाइडेशन पैदा कर दें। हम जब इनके अंदर डिवाइड करेंगे, इनको वर्ग में बांटेंगे, जबकि हमारा मानना है कि मुसलमान कलमा जो पढ़ता है वो सब एक हैं, उनके अंदर कोई ऊंच नीच नहीं है। क्योंकि हमारे आइडियल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि तुम जो है किसी से बढ़कर नहीं हो, सभी इंसान, सभी मानव एक समान है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई गोरा काला नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। सिर्फ तकवे से आप पहचाने जाओगे। तो यहाँ मुस्लिम समाज में कहीं पसमंदा टाइप का ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमें शिक्षा की जरूरत है जो हमें जो है नहीं मिल पाती, हमें स्वास्थ्य की बेहतर जरूरत है जो हमें नहीं मिल पा रही, कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफी होती है। लेकिन हमने देखा है कि बहुत से ऐसे हॉस्पिटल में जो है नेताजी की जब सरकार रही तो उन्होंने 1 रुपए में पर्चा बनाया। जैसे हम कानपुर की बात करें, कानपुर में उर्सला हाईलाइट के अंदर 1 रुपए में पर्चा बनता था, और सभी वर्ग, सिर्फ एक मुस्लिम समाज पसमंदा नहीं बल्कि दलित समाज हो, चाहे वो स्वर्ण समाज का भी गरीब तबका हो, तो वो सभी समाज 1 रुपए में पर्चा बनवाकर अपना जो है इलाज मुफ्त में कराते थे। 1 रुपए का मतलब मुफ्त समझ लीजिए, तो वो कराते थे। लेकिन इस सरकार ने उसके पर्चे के रेट भी बढ़ाए और वहाँ पे जो जांचें थी उसके भी पैसे बढ़ाए, दवाएं नहीं मिलती, बेड नहीं मिलते। अभी इतना बड़ा कोरोना महामारी निकल गई, लोग जो है किस तरह से जो है अपनी जमीनों पे लिटाकर हाथों में लेकर जो है ग्लूकोज चढ़वा रहे थे, ये सब देखने को हमको मिला। ये सिर्फ इनकी कागजी बात रहती है, मौखिक बात रहती है, बाकी कोई भी इम्प्लीमेंट ऐसा नहीं होता है जिससे समाज के हितों की रक्षा की जा सके, समाज को बेहतर कुछ किया जा सके। तो ये डिवाइड इनका जो है रूल्स है वो हमेशा करते रहेंगे और कुछ नहीं है, ये पसमंदा जैसी कोई बात ऐसी नहीं है। ठीक बात। अनिल जी, अभी आप भी कह रहे थे कि 45% यादव है मैनपुरी में, और ये आंकड़ा तो है ही है, और दूसरा मुसलमानों का भी वोट है जो लगभग 50-55 के ऊपर जाता है, और वही सपा की जीत का बहुत बड़ा आधार बनता है। आखिर आप वो कौन सा कारण मानते हैं? हालांकि बीजेपी भी शाह के वोट पर कर रही, क्योंकि उसका भी 3-4 लाख वोट है अपने अच्छी संख्या में, और वो अन्य लोगों को जोड़ करके अपना आंकड़ा ठीक करना चाहती। मेरा सवाल केवल आपसे ये है कि बीजेपी वहाँ क्या कहेगी जा करके, क्या कहना चाहिए बीजेपी को जिससे कि सपा के प्रति जो रुझान है वो दूर हो? क्योंकि एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, वहाँ पैठ तो मजबूत है, क्योंकि मुलायम सिंह वहाँ पढ़े हैं, मुलायम सिंह ने वहाँ टीचरी की है, वहाँ पर लोगों के मैं देख रहा हूँ कि बयान आ रहे हैं और सब कह रहे हैं कि नहीं नहीं अब तो हम बहुत जिताएंगे, और डिम्पल यादव का बड़ा समर्थन और स्वागत कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, ऐसी कौन सी बात होगी या कौन सी बात बीजेपी को करनी चाहिए वहाँ पर जिससे कि जो आप कह रहे हैं कि एक तरफा वोट, तो एक तरफा वोट न पड़े? सदैव नेताजी की मैनपुरी कर्मस्थली रही और उनका एक लंबा कार्यकाल वहाँ से जुड़ा रहा। व्यक्तिगत तौर से वो अपने पूरे क्षेत्र में, दूर दराज के गांव में व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति को जानते थे, जिसका कारण था कि भावनात्मक रूप से लोग उनसे जुड़े रहे और वो लगातार वहाँ से चुनाव जीतते रहे। जो अब उनकी जो कहते हैं वोटों का परसेंटेज था कि 1.5-2 लाख से कम कभी नहीं जीतते थे। लास्ट इलेक्शन वो बहुत कम वोटों से जीते। तो कहीं ना कहीं उनके प्रति लोगों का बदलाव आया और सरकार की, योगी सरकार की नीतियां लोगों पर प्रभावी हुई कि आगे चल के ये योगी सरकार अच्छा कार्य करेगी और इनके क्षेत्र का विकास होगा। अब ये क्या है, अखिलेश जी ने कहा कि जनता चुनेगी। भाई चुनाव तो आपका है, जनता का है, आप ठीक कह रहे हो, मगर भावनात्मक भावना लेके नहीं आप चुनाव लड़े। आप चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़े। आप चुनाव मुलायम सिंह के चुनाव है तो सारे साम दाम दंड वे सब अपनाए जाएंगे, उसमें क्या भावनात्मक कहीं आ गया तो भावनात्मक भी खेला जाएगा, विकास की बात आएगी तो विकास की बात भी की जाएगी, सब कुछ किया। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आप लोग बार बार ये कहते हैं कि वोट का ग्राफ गिर गया और 94,000 जीत रह गई जो 1.5 लाख में होती थी, तो ये 94 जो 1000 वोट थे वो इनका ग्राफ क्यों गिर गया और बीजेपी का ग्राफ क्यों बढ़ गया, ये बता दिए आप।
लोगों का रुझान बदला। हाँ, किस लिए? लोगों का जो सरकार, योगी की सरकार है, उसने जो एक स्पष्ट नीतियां लागू की सभी वर्ग के लिए, तो उस नीतियों से उनका लोगों का रुझान बदला, योगी के प्रति समर्पण बढ़ा। अब नहीं, योगी का ऐसा कौन सा कार्य आप बता सकते हैं जिसको लेकर के जनता में बड़ी चर्चाएं हैं कि नहीं साहब योगी जी ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वो भी जो है मैनपुरी के वोटरों के बीच में जाएगा योगी का वो काम? सबसे बड़ा काम आप क्या मानते हैं? योगी की स्पष्ट नीति, पक्षपात नहीं किसी के प्रति। अच्छा, आप भी देखिए, अभी जब पिछली बार लाउड स्पीकर उतरवाए भी गए थे, चाहे हिंदू मंदिर हो या मस्जिद हो, समान रूप से सबके लिए उन्होंने एक कार्य किया, सबके लिए एक कार्य किया। ये नहीं कहा कि मंदिर से नहीं उतारे जाएंगे। दूसरी चीज, शिक्षा का, मदरसों का मॉडिफिकेशन, जो मदरसे अनरजिस्टर्ड चल रहे थे और कुछ अभी तो उसमें रिपोर्ट आनी बाकी है, सर्वे हो चुका है। हाँ, अभी तो उसमें बहुत रिपोर्ट, सी ऐसी चीजें हैं जो उनका उत्थान की बात कर रहे हैं। कोई वर्ग हो, मतलब आपका कहना है कि योगी सरकार की जो छवि है, जो उनकी स्पष्ट नीति है, जो उसके कारण, हाँ सारी कुछ, हाँ मेडिकल के इश्यू पे जाए, हाँ ठीक है, सारिक ने कहा 1 रुपए का पर्चा बनता था, अभी तो 1 रुपए का पर्चा बनता रहा। मनी इन्फ्लेशन भी हुआ, तब 1 रुपए की वैल्यू क्या थी, आज मनी इन्फ्लेशन हुआ तो वैल्यू जो आज 1 रुपए का उसके दाम बढ़े हैं, उसकी वर्थ भी आज 1 ही रुपए है उसके हिसाब से। और जहाँ तक दवाएं हैं, उन्होंने स्पष्ट निर्देश हैं कि अस्पतालों में दवाएं उपलब्ध रहें, अस्पताल दुरुस्त रहें, सब चीजों में कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जो बिना दवा के और उसको डॉक्टर अटेंड ना करे, भर्ती ना करे, ऐसा करता है। उन्होंने इसकी हॉटलाइन दी है, उसको इन्फॉर्म करें और उनके खिलाफ सख्ती की। चलिए, हाँ सारी कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल, अभी जैसे हमारे सीनियर अनिल जी ने कहा कि मदरसों पर जो है जो योगी सरकार का रुख है, तो आपसे बता दें ये वो मदरसे हैं जो बिना किसी अनुदान के, जो अपने चंदे से, अपने पैसे से उन गरीब तबके के लोगों को शिक्षा दी जा रही है, उन सारे मदरसों को बंद करने का ये काम योगी सरकार कर रही है। ये इनकी नीति है। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि ये समाज पढ़े लिखे, तो आपको उनको और उस मदरसे को बढ़ावा देना चाहिए। मदरसे का मदरसा एक जो है उर्दू वर्ड है, मदरसा मतलब स्कूल ही हुआ। आप अगर उसको मदरसे से आपको दिक्कत है तो आप उसको स्कूल कर दीजिए, आप इसको कुछ और नाम दे दीजिए, लेकिन आप एक मदरसे का मतलब उर्दू नाम को टारगेट करके, चिन्हित कर करके उनके ऊपर इतना जुल्म सितम ढाया जा रहा है कि वो बच्चे मदरसा जाने से डर रहे हैं, क्योंकि आए दिन जांच अधिकारी, कहीं कोई अधिकारी, कहीं पुलिस जाकर खड़ी हो जाती है और बच्चों से पूछताछ, मदरसों से पूछताछ, इस तरह की जानकारी उनको भय पैदा किया जा रहा है, ताकि ये मदरसे जो कम पैसे में, जो फ्री ऑफ कास्ट जो तालीम दे रहे हैं, ये सारी तालीम खत्म करने का काम किया रहे, ताकि ये लोग अनपढ़ रहें और एक ऐसा ही समाज बनकर रहें, ताकि ये अपने अधिकारों को ना मांग सके, अपने अधिकारों के बारे में जान ना सके। हम समाजवादी लोग संविधान, देखिए समाजवादी लोग संविधान को मानते हैं। वो तो आपके जो मदरसे के संचालक हैं वो तो कहते हैं हमको एड चाहिए नहीं, हम एड नहीं लेना चाहते, हम अपने समाज की ओर से करेंगे। तो बहुत से ऐसे मदरसे हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। आप उन मदरसों को और बड़े कॉलेज का रूप दीजिए। आप मदरसों को उसको खाकर तैयार ऐसा करिए कि वो एक बड़े कॉलेज के रूप में तैयार हो, वहाँ पे और ज्यादा अच्छी तालीम ले सके बच्चे। हम तो ये चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि वो सारे मदरसे बंद किए सारे। ये जरा हमको बताइए कि ये मुलायम सिंह का जो वोट का ग्राफ था वो गिरा क्यों? जैसे कि अभी 90,000 कोई वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ, जीत का अंतर। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ग्राफ गिरा, तो कहीं ना कहीं जब माहौल बदलता है तो थोड़ा सा जो है वोट परसेंटेज इधर उधर होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कभी उतार चढ़ाव आता है। वहाँ पे शाह की बिरादरी, अगर यादव के बाद अगर कोई दूसरी बिरादरी है तो वो शाह की बिरादरी है, और शाह की बिरादरी को हमेशा नेताजी ने वहाँ पर मंत्री बनाया। लगातार जो है अनिल शाह जी जो है 3 बार लगातार विधायक रहे, उनको मंत्री बनाया, सभी वर्ग को लेके चले। लेकिन जब एक माहौल चलता है, एक लहर चलती है, तो बहुत 1%, 2% वोट परसेंटेज ऐसा होता है जो लहर के साथ चला जाता है। सिर्फ वो वोट लहर में जाने से जीत का अंतर कम हो जाता है, लेकिन 90,000, 94,000 जीत का अंतर कम नहीं होता है अब की। लेकिन हम लोग 1 लाख प्लस वोटों से जीत कर आएंगे, ये पूरी उम्मीद है। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं अनिल जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब भी चुनाव लड़ा जाता है तो जैसा पहले कहा था कि सारी परिस्थितियाँ देखी जाती हैं और लाभ उठाया जाता है। शिवपाल
के आज न पहुंचने पर, हालांकि शिवपाल ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया, आज तक नामांकन में न पहुंचने को लेकर के काफ़ी चर्चाएं रही। यहाँ तक कि उनके बेटे आदित्य यादव सुबह सैफई में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शांति पाठ था हवन का, तो उसमें शामिल होते हैं, लेकिन मैनपुरी में नामांकन के लिए नहीं आते, जबकि पूरा कुंभ आता है। तो सवाल ये उठता है कि आप इसे किस रूप में देखते हैं और इसका बीजेपी को कितना लाभ मिलने जा रहा है? सपा के शीर्ष नेता श्री रामगोपाल यादव जी ने अभी इस चीज को पुष्टि की है कि हमारा सारा कुनबा एक है। हम और डिम्पल यादव को नामांकित करने के लिए शिवपाल यादव की सहमति प्राप्त है, मगर इस कार्य में नामांकन के समय शिवपाल यादव न दिखे, न उनका बेटा दिखा। अब इनका कहना है, रामगोपाल जी एक वरिष्ठ नेता हैं, उनका कहना है तो इनकी आपस में परिवार में बात हुई होगी, क्योंकि उन्होंने एक कहते हैं पार्टी अलग बना रखी शिवपाल जी ने, जबकि सपा के विधायक हैं, तो वो कोई कारण होगा उन्होंने कि उस नॉमिनेशन टाइम में नहीं शामिल हुए। बाकी परिवार तो कहता है कि कंफर्मेशन है, लेकिन अगर आगे क्या रूप होगा ये तो समय बताएगा कि शिवपाल जी इस चुनाव में कैसे समर्थन करेंगे। अब ये तो आज के बाद कल से स्थिति नहीं, अगर उनको कोई स्टेटमेंट देना हो तो अब तक दे देते कि भाई मैं नहीं रह पाऊंगा, सारे लोग जाए, मेरे लोग कार्यकर्ता और नेता सब लोग नामांकन में शामिल हो, वो एक बयान दे सकते थे। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं तो बीजेपी की रणनीति सामने आ रही है और इसका बीजेपी लाभ भी उठाना चाहती है। मेरा सीधा सवाल ये है कि क्या इससे बीजेपी को कोई लाभ मिलने वाला है क्या? और बीजेपी पहले शिवपाल जी बीजेपी के खेमे में गए, हाँ, बातचीत उनसे, योगी से अपना संपर्क भी बढ़ाया। अब अंदर खाने में अभी क्लियर स्पष्ट नहीं है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि शिवपाल किस करवट बैठेंगे। सही बात है। तो अभी आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं? अब कल से पता चलेगा जी, क्योंकि नामांकन करने के बाद अखिलेश जी ने प्रचार भी शुरू कर दिया। हाँ, कर दिया। तो उन्होंने कह दिया कि हम शुरू कर रहे हैं प्रचार। अब कल से क्या स्थिति बनेगी, शिवपाल जी का क्या रोल रहेगा अपने परिवार के प्रति, परिवार की बहू के प्रति, ये समय बताएगा। समय बताएगा। सारी शिवपाल का ना आना और शिवपाल की नाराजगी और 3-4 रोज पहले गोरखपुर में जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया, उससे आपको नहीं लगता है कि इसका भी झटका लगेगा आपके चुनाव में? हालांकि रामगोपाल कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आना हो आए, ना हो, वो सब उनकी सहमति ले ली गई और कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रामगोपाल ने तो साफ है। देखिए, हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं, जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने बिल्कुल जो है निष्पक्ष तौर से बता दिया है कि उनकी सहमति मिल गई है। अब समाजवादी पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं, एक बड़ी पार्टी है। तो माननीय शिवपाल जी भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके सिंबल पे, समाजवादी सिंबल पे विधायक भी हैं, तो कहीं ना कहीं किसी कार से गए होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ मौजूद उनका रहना चाहिए। अगर दो बातें हैं, एक तो ससुर और बहू के मामला है, तो अगर ससुर बहू का मामला देखा जाए तो पूरा आशीर्वाद उनके साथ है। और अगर नेता के तौर पे देखा जाए तो नेता के तौर पे रामगोपाल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सहमति मिल गई है, पूरा आशीर्वाद है उनके साथ, और वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिम्पल यादव जी को चुनाव लड़ाएंगे। और ना दिखना ये कोई बहुत अहम बात नहीं है। आज मान ली किसी काम से बाहर हैं, कल वो चुनाव में दिखेंगे, प्रचार में दिखेंगे, प्रचार करेंगे, साथ में चुनाव लड़ाएंगे, वो पार्टी के साथ हैं। और ये बात उन्होंने पहले कह दी थी कि अखिलेश जी के अंदर नेताजी दिखते हैं। तो इस बात से हम लोग खुद खुश हैं कि नेताजी ने, शिवपाल जी ने अखिलेश जी को अपना नेता माना है और समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरी जो है ताकत माननीय अखिलेश जी को दे दिया है। तो वहाँ उनका उपस्थित रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनकी सहमति ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और इस चीज़ को स्पष्ट किया जा चुका है। लेकिन ये तो रामगोपाल कह रहे हैं कि सहमति है, लेकिन आज तक शिवपाल का ऐसा कोई बयान नहीं आया कि जबकि जिस दिन डिम्पल की घोषणा हुई नाम की, उस समय उन्नाव में थे और उन्नाव में पत्रकारों ने उनसे पूछा, उनका अरे मेरे पास तो कोई जानकारी भी नहीं है, मुझको बताया भी नहीं गया है, ये उनका बयान था। और उनका हम 3-4 रोज बाद लखनऊ में बताएंगे। आप कह रहे हैं, अरे मान लीजिए अगर उनको समर्थन है बहू को तो कह देते कि नहीं मैं बहू के साथ में हूँ, कोई बात नहीं, फिर वो चाहे गाजियाबाद जाते हो चाहे संभल जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब तक किसी भी प्रकार का बयान न देना और उनके बिहाफ में चौधरी रामगोपाल का दावा करना,
तो ये खटकेगा नहीं, और इसकी जो ये खटकन है इसका बीजेपी लाभ नहीं उठाएगी क्या? देखिए जो है परिवार के जो फैसले होते हैं वो बड़े अहम होते हैं, तो इसलिए फैसला करना जल्दबाजी होता है। मीडिया तो चाहती है कि तुरंत हमें बता दें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन परिवार के फैसले बहुत अहम फैसले होते हैं। बहुत से फैसले नहीं बताए जाते हैं जो पारिवारिक मामले होते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि इनके परिवार का मामला कोई बाहर निकल के आए। तो वही बात है, और अगर ऐसा कुछ होता तो वो बयान देते हैं कि नहीं हम अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं अपनी पार्टी से, या हम किसी को समर्थन दे रहे हैं, इस तरह कुछ नहीं है। तो बिल्कुल इससे स्पष्ट होता है कि वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ है। लेकिन अगर चुनाव प्रचार में भी नहीं जाते, नहीं बिल्कुल आएंगे, उसका भी तो असर पड़ेगा। बिल्कुल आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिम्मेदारियां थोड़ी सी जो है बढ़ जाती हैं तो आदमी इधर उधर रहता है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, समाजवादी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि जो है नेताजी की सीट पर जो है शिवपाल जी, उनकी भी कहीं ना कहीं बहुत मेहनत है उस सीट पे। तो क्या उसी का लाभ आप लोग उठा रहे हैं? लाभ तो देखिए हम लोग लाभ उनके बड़े नेताजी के और बड़े भावनात्मक संबंध थे, हम लोग आप ये सोच के चल रहे हैं कि शिवपाल जी ऐसी गलती नहीं करेंगे, बाकी बात नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। हम लोग अगर लाभ की बात है, लाभ जो जनता हम लोग को देती है काम के हिसाब से, हम पहले काम करके दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी ने काम करके दिखाया है, फिर उसके बाद हम लोग वोट मांगते हैं। हम पहले वोट नहीं मांगते हैं कि आप हमें पहले वोट दो फिर हम करें, ये दूसरी पार्टियों का काम है। और जो झूठे वादे झूठे इरादे दिखाकर लोगों को गुमराह करते हैं, उनको छलते हैं, छल कपट के साथ अपनी सरकार बनाते हैं, हम लोग ऐसा काम नहीं करते। हम लोग पहले काम करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद उसके बदले में वोट मांगते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का काम हो। वोट की बात की है तो भी हम शिवपाल की बात कर रहे हैं कि जब वो नहीं आएंगे चुनाव प्रचार में, और जसवंत नगर तो मेन सीट है जहां पर उनका काफी वर्चस्व है, तो जब वो नहीं आएंगे और नहीं आएंगे ये अभी जो है क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हमें तो पूरी उम्मीद है। क्योंकि देखिए रामगोपाल जी से बात हुई है, हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, पार्टी के मुख्य महासचिव हैं, तो वो लगातार संपर्क में होंगे जरूर। और उन्होंने जब ये बात कही है तो मजबूती से बात कही होगी, इतना बड़ा कोई ऐसी बात नहीं। अगर चौधरी रामगोपाल का बयान अगर मान लें कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो अगर प्रचार करें चाहे ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए वो नेताजी की सीट है, प्रचार के लिए तो मान लिया आना चाहिए। पार्टी का मामला है तो पार्टी के लिए प्रचार करना जरूरी है। इससे जनता में एक मैसेज जाएगा कि परिवार में कोई मतभेद नहीं है। और शिवपाल जी एक बड़े दिल वाले नेता हैं और बहुत बड़े जो है कद के लीडर हैं, तो वो खुद जानते हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। और आने वाले टाइम पे अभी जो है चुनाव प्रचार में दिखने लगेंगे तो इस मामला खुद अपने आप। आपको लगता है कि शिवपाल की जो भूमिका है, शिवपाल जी हर जगह कहते हैं कि निकाय चुनाव के लिए तैयारी करो, जिला अध्यक्षों को बात करो, लेकिन कहीं ना कहीं एक संवेदनशीलता का ऐसा मुद्दा नेताजी का फंस गया है कि मैनपुरी में भले ही वो कुछ ना करें, प्रचार से ही बाहर हो जाए, लेकिन आने वाले समय में सपा और बस जो बसपा है या यूँ कहिए शिवपाल और अखिलेश के बीच में जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं सपा के लिए नुकसानदायक होंगी। देखिए दूरी मैं अनिल जी से पूछ रहा हूँ। हाँ, ये बात आप सत्य कह रहे हैं। हाँ, ये शिवपाल जी अगर सपा से दूर होते हैं तो आने वाले समय में सपा के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि वही वोट सपा के पास है, वही बसपा के पास है, वही नेता इनके हैं, वही नेता उनके पहले थे, एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। इसका पिछला उदाहरण है 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसमें ये चीजें स्पष्ट दिखी कि बसपा ने अलग चुनाव लड़ा और सपा ने अलग चुनाव लड़ा, और जिसकी वजह से संख्या इनकी बहुत कम हुई, वोट परसेंटेज भी बटा। जहाँ ऐसी बदायूं सीट जहाँ धर्मेंद्र यादव ये चुनाव जीतते आ रहे थे, वहां पे चुनाव हारे, तो तेज प्रताप भी तो चुनाव हार गए। तो ये कारण है, और उसका फर्क ये पड़ेगा चुनाव। मतलब ये जो मैनपुरी की सीट है, हम इस जगह पे दोबारा आना चाहेंगे, ये भावनात्मक रूप से इमोशनली यहाँ पर चुनाव, आज चुनाव का जो दृश्य है वो इमोशनल है, क्यों मुलायम सिंह की पिछले अभी 10 को उनका देहांत हुआ है, तो अभी जनता इमोशनली रूप से मुलायम सिंह से जुड़ी हुई है, उनके परिवार से जुड़ी हुई है। ठीक बात है। सारिक, एक बात हमको ये भी जरा बताइए कि अपर्णा बीजेपी में जा चुकी है, अगर बीजेपी उनको टिकट दे दे तब क्या होगा? अब ये बीजेपी के ऊपर डिपेंड करता है वो किसको वो टिकट देते हैं, किसे देते हैं। मैं पहले भी अपनी बात कह चुका हूँ। देखिए मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी की ये पॉलिसी है कि वो परिवार में ही मतभेद करके, परिवार को तोड़कर
चलिए, ये काम किया अपडेट करा जाता है। दिया। और अगर ऐसा होता भी है तो वहाँ की जनता जनार्दन जानती है कि कौन जनता के लिए हर वक्त खड़े रहती है। तो इस तरह के उदाहरण और भी रहे हैं। अगर हम मेनका जी की बात करें तो वो भी जो है मान लीजिए एक बड़े परिवार की बहू होने के बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी में आई, लेकिन एक सांसद तक सीमित है। ठीक है, पार्टी से उनको बहुत ज्यादा कोई लाभ नहीं हुआ, ना पार्टी के वो ब्रांच एम्बेसडर जैसे जय बन पाई। तो ये पॉलिसी इनकी है, ये डिवाइड करके जय परिवार में डिस्टरबेंस करके एक वोट का बिखराव करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ की जनता बहुत समझदार है, क्योंकि यादव समाज के अलावा वहाँ पे साक है, मुस्लिम समाज जो भी है वो सब नेताजी को अपना नेता मानते थे। और इसी तरीके से जो है विधानसभा में भी जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देते थे। तो ये चलेगा नहीं। अगर वो अपर्णा यादव जी भी वहाँ पे आती हैं तो जनता खुद फैसला कर देगी कौन जनता के बीच का नेता है, वहां पे ये देखा जाएगा। तो वहां पे जनता के जो बीच के नेता है, जनता उनको वोट देगी। समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के लिए आवाज उठाती रही है, उनके लिए काम करती रही है। तो हम लोग बिल्कुल इस बार नर्वस नहीं है और उम्मीद पूरी है कि हम लोग बहुत ज्यादा वोट से, नेताजी इतने ज्यादा वोट जीते उससे डबल वोटों से हम लोग जीत कर आने वाले हैं। तो इसलिए बिल्कुल हम लोग के अंदर घबराहट नहीं है और ना नर्वस है। ठीक बात है। अनिल जी, अगर जैसा कि अभी तक तो चर्चा ये हो रही है कि किसी साक्य को ही टिकट दिया जाएगा, उसमें 3 नाम भी कह रहे हैं भेज दिए गए। रघुराज साक्य का भेज दिया गया है, प्रेम सिंह साक्य का भेज दिया गया, ममतेज साक्य का भेज दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी चर्चा आती रही है कि अपर्णा यादव को मैदान में उतार दिया जाए तो चुनाव भी बड़ा दिलचस्प हो जाएगा, कांटे का हो जाएगा, संघर्ष वाला हो जाएगा। एक सहानुभूति की जो लहर है वो भी भागों में बढ़ जाएगी। तो आपके हिसाब से, मान लीजिए आप बीजेपी में बैठते हैं, कोर कमेटी में बैठते हैं, तो आपके हिसाब से क्या अपर्णा को टिकट देना या चुनाव मैदान में उतारना शाक्य के मुकाबले सही है? अभी बीजेपी ने एक प्रयास किया था, बीजेपी के संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी ने इनके अपर्णा जी के साथ एक बैठक की थी और उसके विचार तो नहीं है बट ट्वीट पे जरूर डाला कि अपर्णा जी के साथ एक बैठक की है मैनपुरी से चुनाव लड़ने की। मगर स्पष्ट बात नहीं है कि अपर्णा जी ने हाँ कहा या ना कहा। मगर उसके बाद एक बीजेपी ने एक पैनल अपना बनाया, इसमें 4 नामों की कोर कमेटी में उसको प्रपोज किया और उसको सेंट्रल कोर कमेटी को भेजा। उसमें अपर्णा जी का नाम नहीं है। हाँ, नहीं। तो ऐसा साबित होता है कि अपर्णा जी अपने परिवार के विरुद्ध चुनाव नहीं लड़ना चाहती, कि अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कि मुलायम सिंह के बाद मुलायम सिंह ही गार्जियन थे। अगर अपर्णा जी ऐसा कदम उठाती हैं तो सिर्फ यादव परिवार में उनका अस्तित्व जो है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ बहुमत है। तो मेरे ख्याल से अपर्णा जी चुनाव नहीं लड़ेंगे डिम्पल जी की। नहीं, वो तो ना लड़ेंगे। वो तो उन्होंने एक तरीके से लगता है जो आप बातें बता रहे हैं कि कन्वा को एक करने के लिए और सब कुछ है, वो कहेंगे भाई हमको कहीं दूसरा कोई दायित्व दे दीजिए। बल्कि मेरे हिसाब से तो कहीं उनकी ये भी हो कि वो प्रचार तक नहीं करने जाएंगी क्योंकि बीजेपी की है। मेरा सवाल ये कि आप क्या मानते हैं कि अपर्णा को लड़ा देना चाहिए कि नहीं लड़ा देना चाहिए? अगर लड़ा दें तो लाभ मिलेगा? मैं आप परिवार में एक विभाजन और बढ़ जाएगा। बीजेपी का एक अपना निश्चित वोट है, वो तो वोट मिलेगा अपर्णा को, मगर अपर्णा के अस्तित्व में एक दाग लग जाएगा। ये तो बात जो पारिवारिक जो जुड़ाव है एक कुनबा कहलाता है, वो कुनबे में फिर एक लकीर खिंच जाएगी। और लकीर तो अभी भी खिंच गई है, क्योंकि अभी तो कहने को है ना कि मुलायम सिंह की बहू है। अभी तो जगह है कि वो कोई कार्य हो तो उसमें शामिल हो सकती है। कल वो स्थिति नहीं बनेगी। ठीक बात है। आखिरी सवाल सारी के बताइए कि अभी आप कह रहे थे कि हम डबल वोट से जीतेंगे, इतने वोट से जीतेंगे। आपको लगता है कि डिम्पल यादव की जीत कितने वोटों से होने जा रही है, या फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी के जो है उनके सामने प्रस्तुत करेगी? देखिए, डिम्पल यादव जी एक अनुभवी हैं। उससे पूर्व में भी वो सदन में अपने आवाज को उठा चुकी हैं। तो जनता को एक मजबूत कैंडिडेट मिलने जा रहा है, क्योंकि नेताजी भी जिस तरह सदन में ग्रस्ते थे, डिम्पल यादव जी भी जब सदन में जब तक रहीं तो उन्होंने हमेशा जो है महिलाओं की भी आवाज़ उठाई,
गरीबों की भी आवाज उठाई, हर पहलू पे उन्होंने आवाज उठाई। तो इस बात को जनता नजर में रखेगी जरूर कि हम एक मजबूत लीडर को हम चुनने जा रहे हैं, एक मजबूत हम सांसद अपने क्षेत्र का बनाने जा रहे हैं। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि इस बार जनता बहुत ज्यादा वोट जो है देने जा रही समाजवादी पार्टी को, और एक मजबूत लीडर को देने जा रही है। और शायद तो नेताजी से बड़ी जीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि काबिलियत कहीं छुपती नहीं। ठीक बात, काबिलियत कहीं छुपती नहीं, और हम लोग बहुत ज्यादा वोट से जीतेंगे। अनिल जी, आप कितनी उनको चुनौती दे पाएंगे? जैसे ये लोग तो कह रहे हैं कि हम नेता से बड़ी जीत होगी, और ऐसे वहाँ पे जमीनी हकीकत भी सामने आ रही। मेरा आपसे सवाल ये है कि बीजेपी क्या कर पाएगी? चुनाव कांटे का है। कांटे का है, हाँ। ठीक बात है। ये हम नहीं कह सकते, हाँ, क्योंकि ये जनता का वोट है। हाँ हाँ, है और भावनाओं का चुनाव है ये। चुनाव कांटे का होगा, और चुनाव में 2020 का गेम होगा, और लास्ट ओवर तक इसमें हम सब एंजॉय करेंगे कि कौन जीतता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद सारी जी आपको। बहुत अच्छे ढंग से आपने बात की है। अब पता तो 8 दिसंबर को ही चलेगा, 5 को वोट पड़ेंगे, लेकिन सच बात तो यही है कि चुनाव सहज नहीं है, और बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं उठा रखेगी। ठीक है, नेताजी की सहानुभूति है, डिम्पल का एक ऐसी कदकाठी है अपने कुनबे की, ऐसा प्रतिनिधित्व तो है कि निश्चित रूप से उनके प्रति एक रुझान रहेगा। लेकिन ये ध्यान भी रखने की बात होगी कि बीजेपी ऐसे सहज एक तरफा जो है डिम्पल को क्लीन चिट नहीं देने देगी, पूरी भरसक कोशिश करेगी। और देखना है कि ये जो दिलचस्प चुनाव है, ये जो कांटे का संघर्ष है, ये कहाँ तक और कितनी दूर तक जाता है, क्योंकि इसका संदेश 2024 को लेकर भी होगा। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।